हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 अप्रैल और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आज के जितने भी करंट अफेयर बनने वाले हैं उन सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे, साथ ही उसके स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट हम कल जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन में हम देख लेते हैं। पहला है रिवीजन में क्लास में कि हाल ही में किस देश में पोइला वैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है। तो यह जो है वह बांग्लादेश में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? बांग्लादेश में मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है। तो यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किनके साथ समझौता किया है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जापान के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि भी हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह किसे किया गया है? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है जैक क्लर्क। उनका नाम क्या है? जैक क्लर्क। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में नेपाल ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा को HAN पोखर के साथ साझेदारी की है। तो यह जो है फ़ोन पे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? फ़ोन पे के द्वारा साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न है कि भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह जो है न्यूज़वीक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। न्यूज़वीक में आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलेंटियर सर्विस 2024 से नामित किया गया है। यह लोकेश मुनि। ऑप्शन नंबर सी, लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो यह अवंतिका वंदनपु को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो अब देखते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। तो यह जो है 13 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक बीमारी है। इसमें खून का थक्का नहीं जमता है। जब कभी कट जाए तो वहाँ खून नहीं जमता है, खून बहता ही रहता है। तो यह कब मनाया गया है? 13 अप्रैल को मनाया गया है। और इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है सभी के लिए समान पहुँच, सभी के लिए रक्तस्राव विकारों को। याद रखिएगा थीम को, सभी के लिए समान पहुँच, सभी रक्तस्रावों को इसका थीम है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना 1963 में किया गया है और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, अप्रैल माह के जितने भी दिवस हैं, इम्पोर्टेंट दिवस हैं, उन सारे दिवस को यानी कि सारे डे को इस प्रश्न में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए पूरा वीडियो। पहला है कि 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस यानी कि उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी आई है, याद रखिएगा। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है।
और 21 अप्रैल को ही महावीर जयंती दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, VVI है, इसको नोट कीजिएगा। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट्स दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, नोट कर लीजिएगा। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, श्री प्रभु राम को समर्पित हाल ही में अभी सूर्य तिलक की दुर्लभ दुर्घटना किस मंदिर में दिखाई गई है? तो यह सूर्य तिलक जो है श्री राम प्रभु मंदिर में, यानी कि राम मंदिर अयोध्या में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, यह घटना दिखाया गया है। यह साइंस के द्वारा कृत्रिम रूप से दिखाया गया है, यानी कि सूर्य का नेचुरल किरण जो है भगवान श्री राम को तिलक के रूप में लगाया गया है। और यह क्यों लगाया गया है? क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी वंश से संबंधित है, इसलिए उन्हें सूर्य तिलक लगाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष रामनवमी को ही लगाया जाएगा, प्रत्येक रोज़ नहीं लगाया जाएगा। तो नोट कीजिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सूर्य तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में 500 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताएं। तो यह कौन है? ऐसा कारनामा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में T20 IPL में 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाया है, जो भारत में सर्वाधिक है। अब देख लेते हैं IPL में। उन्होंने यह रिकॉर्ड 14 अप्रैल 2024 को वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बनाया है। वह IPL में मुंबई इंडियंस टीम के बल्लेबाज हैं। वर्तमान में IPL 2024 चल रहे उसमें रोहित ने यह उपलब्धि हासिल की है। और यह IPL 17वें क्रम का है। कौन सा क्रम का है? 17वां क्रम का IPL है, अभी जो वर्तमान में चल रहा है। अगर सर्वाधिक छक्कों की बात करें तो सर्वाधिक छक्कों का नाम जो है, सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल के द्वारा लगाया गया है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे अभी तक ज़्यादा किसी ने नहीं लगाया है। क्रिस गेल ने 1056 सिक्स लगा चुके हैं और किरोन पोलार्ड ने 860 लगाया है। आंद्रे रसेल ने 678 लगाया है और रोहित शर्मा ने भी हाल ही में 500 छक्के लगा चुके हैं। नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन अप्रैल 2024 में कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के संयुक्त अभ्यास है डस्टलिक अभ्यास। यह कहाँ किया गया है? तो यह टर्मेज उज्बेकिस्तान में किया गया है। कहाँ किया गया है? टर्मेज उज्बेकिस्तान में किया गया है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, टर्मेज उज्बेकिस्तान। नोट कीजिएगा। अब डस्टलिक सैन्य अभ्यास की बात करें तो डस्टलिक सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 के मध्य किया जाएगा। यह टर्मेज उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। यह 5वां संस्करण है। यह डस्टलिक अभ्यास का 5वां संस्करण है। पिछले वर्ष 2023 में किया गया था, जो कि चौथा था। इसका प्रारंभ 2019 में होता है। यह अभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी आयोजित की जाती है। नोट कीजिएगा। हालांकि इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है और यह भारत और
उज़्बेकिस्तान के साथ होता है। अब उज़्बेकिस्तान की बात करें तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जियोयेव हैं। शौकत मिर्जियोयेव हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला अरिपोव हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। और यहाँ की मुद्रा क्या है? उज़्बेक सोम यहाँ की मुद्रा है, नोट कीजिएगा। स्टैटिक के साथ हम जीके को भी हम करंट अफेयर को भी हम कवर कर रहे हैं, नोट करने को प्रयास कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री विजेता केजी जयन का निधन 16 अप्रैल 2024 को हो गया। वह इनमें से क्या थे? उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है वह गीतकार और गायक थे। यह क्या थे? गीतकार और गायक थे। अगर हम इनकी बात करें तो यह एक भारतीय कर्नाटक संगीतकार और गायक थे। भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित थे और गीतकार थे, साथ ही गायक भी थे। इनका जन्म 21 अप्रैल 1934 को होता है और इनका निधन 16 अप्रैल 2024 को हो जाता है। वह काफ़ी समय से बीमार थे और वह 89 वर्ष के थे। वह केरल से थे, कर्नाटक के गीतकार थे, केरल से थे। और उन्हें 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें से आपको याद रखना है यह कि यह कर्नाटक के संगीतकार थे और इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बस इसी को याद रखना है, ये सबको याद नहीं रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया है। इसे किसने विकसित किया है? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ कि MPATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यह 13 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वाहेड उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस प्रणाली में MPATGM लॉन्च लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली और अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल है। नोट कीजिएगा, MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है कि भारत ने किस जैन आध्यात्मिक नेता और जैन आचार्य मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान जो है आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे आचार्य लोकेश मुनि। अब इनकी बात कर लेते हैं हम। आचार्य लोकेश मुनि कौन है? तो इनके बारे में देख लेते हैं कि वह अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार उन्हें 9 अप्रैल 2024 को वाशिंगटन के कैपिटल हॉल में दिया गया। अमेरिकी कांग्रेसी सांसद ब्रैड शर्मन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रस्तुत पत्र पर पढ़ा और यह सम्मान जो बाइडेन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है UAE और ओमान में किस वजह से पूरे साल में होने वाली बारिश के बराबर की बरसात 12 घंटे में ही हो गई और इसका असर अन्य देशों में भी बाढ़ के तौर पर हुआ है? यह किस कारण हुआ? तो यह जो है
जलवायु परिवर्तन और असामान्य मौसम के कारण हुआ है। जलवायु मौसम परिवर्तन और असामान्य मौसम के कारण हुआ है। यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगी और एक साल जितने में बारिश होता है उतना बारिश एक ही दिन में हो गया, जिससे बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित हुए, बाढ़ के चपेट में आ गए, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो यह दुर्घटना जो है अभी हाल ही में यूएई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में यह घटना हुई है। अब अरब अमीरात की बात कर लेते हैं, जैसे यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में अप्रैल 2024 में असामान्य बारिश हुई। खासकर यूएई में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और इन्हीं के ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावित हुई है। अब COP28 जो है यह यूएई में ही आयोजित किया गया था 2023 में। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक यूएई है। पिछले साल COP28 जलवायु का परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी यूएई के द्वारा ही किया गया था। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है और इसकी मुद्रा दिरहम है। नोट कीजिएगा, इसकी मुद्रा दिरहम है। आप यहाँ लोकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ओमान है, यहाँ पर सऊदी अरब है, यहाँ पर कतर है और ये है यूएई। ओमान की राजधानी बात करें, ओमान की राजधानी मस्कट है, सऊदी अरब का रियाद है और कतर की राजधानी दोहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।